दायरे, सीट युद्ध के दायरे क्या क्या हैं? अब सीट युद्ध के दायरे से अभिप्राय क्या है? उन क्षेत्रों से होता है जहाँ ऐसे अवसर आए हों, जहाँ जब दोनों महाशक्ति आमने सामने आ गई हो और युद्ध होने की स्थिति तक बन गई हो, लेकिन स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ पाई और युद्ध टाल दिया हो, तो ऐसी स्थिति को हम सीट युद्ध के दायरे कहते हैं। सीट युद्ध के दायरे में बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जब दोनों महाशक्तियाँ, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों आमने सामने आ गई, पर युद्ध ज़्यादा नहीं खराब हो पाया और ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं बन पाई से कि खून खराब हो, तो उसके शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। अब शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से थे? जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों आमने सामने आ गए। पहले 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। अब बर्लिन की नाकेबंदी का मतलब था कि जो यूएसएसआर था, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, उसने पूर्वी जो बर्लिन था उस पर कब्जा कर लिया और पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया। उसने दीवार खड़ी कर दी, जिससे पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन एक दूसरे से संपर्क ना रख पाए, तो इसे बर्लिन की नाकेबंदी कहते हैं, जिससे दोनों पूर्वी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन एक दूसरे से बिल्कुल संपर्क स्थापित नहीं कर पाते थे, समान इधर से उधर नहीं जा पाता था। जैसे शीत युद्ध के दायरे, क्योंकि इधर यूएसए और यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, जिसे बर्लिन की नाकेबंदी कहते हैं। 1950 में कोरिया संकट, जो 1950 में कोरिया संकट हुआ था, उसमें भी यूएसए और यूएसएसआर दोनों आमने सामने आ गए थे कि स्थिति इतनी लगी कि अब खून खराब होकर रहेगा, पर ऐसी ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हो पाई। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपरों में बार बार पूछा जाता है। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, और जिसमें जो क्यूबा है ना, एक द्वीप है अमेरिका से लगा हुआ। जो क्यूबा है यूएसए से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, जिसमें फिडेल कास्ट्रो की सरकार थी, जिसमें कौन राष्ट्रपति थे? फिडेल कास्ट्रो इसमें राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध के दौरान फिडेल कास्ट्रो इसमें क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसके जो किसके साथ थे? यूएसएसआर के साथ थे। जो किसके साथ थे? यूएसएसआर के साथ थे। वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, उसके गुट में ही शामिल थे, और यूएसए के गुट में शामिल नहीं थे। जब यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल स्थापित कर दी, अपने यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल स्थापित कर दी, तो इससे लगा यूएसए को कि उसकी सीमा को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो क्यूबा था बिल्कुल यूएसए से लगा हुआ द्वीप है छोटा सा, तो उसको लगा कि मेरी सीमा को संकट हो सकता है, इससे यूएसए को बहुत नुकसान होने वाला था। तो उसने भी अपने जंगी बेड़े उसकी तरफ लाने शुरू कर दिए, जिससे लगा कि अब तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच युद्ध होते रहेगा। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये स्थिति बहुत भयानक होने वाली थी, पर दोनों गुटों ने समझा कि अगर स्थिति बिगड़ी तो बहुत जान माल की हानि होगी, इसलिए इन दोनों ने जो खून खराबे वाला युद्ध नहीं हुआ। दोनों राष्ट्रपति ने इस स्थिति को संभाल लिया। तनाव से थल्ले, जिसको हम देतांत कहते हैं। तनाव से थल्ले क्या था? अब तनाव से थल्ले का अर्थ होता है देतांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तनाव की कमी है, तनाव में की गई कमी। अब जो कोरल बेल थे, उनके अनुसार तनाव से थल्ले का अर्थ था तनाव में जानबूझकर की गई कमी से है, जो 1970 के आसपास हुई थी। और यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों गुट थे, इनके बीच जब तनाव में थोड़ी कमी आने लगी, तो इसके लिए इन्होंने जो ये हमारे अर्थशास्त्री या राजनीतिक के थे, उन्होंने तनाव से थल्ले ऐसे शब्द का प्रयोग किया था इन दोनों के बीच जब तनाव में कमी आने लगी थी। तनाव से थल्ले का अर्थ तो हमने जाना है, तनाव से थल्ले होता है क्या और किन के बीच होता है। तो तनाव से थल्ले के उत्तरदायी कारक क्या है, जिसकी वजह से तनाव से थल्ले ऐसी स्थिति हुई कि इतने जो गुट थे यूएसए और यूएसएसआर, जो एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, वो तनाव में कमी क्यों करने लगे। अब इसके कारण क्या थे? शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, जो शस्त्र नियंत्रण संधियाँ होते हैं वो करने लगे थे। वो पहली सीमित परमाणु परिसर संधि, जो 5 अगस्त 1963 में हुई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, इन सब देशों ने शामिल हुए थे, जिन्होंने सीमित परमाणु परिसर संधि पर की थी हस्ताक्षर।
NPT, जिसको हम परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं, जो 1 जुलाई 1968 में हुई थी। इसमें भी अमेरिका, सोवियत संघ, इन सभी देशों ने साइन करे थे। और ये संधि इसलिए, और इस संधि पर यह कहा गया था NPT में, जिसमें परमाणु अप्रसार संधि में जो 5 देश हैं जिन्होंने इस पर साइन किया है, सिर्फ वही देश जिन्होंने परमाणु बना चुके वही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, और कोई देश इस पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। पर भारत ने जो भी संधियाँ होती इनमें किसी पर भी साइन नहीं करे थे, क्योंकि भारत एक नया स्वतंत्र देश हुआ था, आज़ाद। तो इसलिए भारत किसी में भी कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे उसकी जो आज़ादी प्राप्त हुई थी उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो। तनाव शिथिल्य के उत्तरदायी कारक में दूसरा था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक की वजह से USA और USSR दोनों एक दूसरे को अब चाह रहे थे कि उनका विकास हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारे स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उनको आर्थिक कारण की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। और तीसरा, युद्ध विरोधी शांति आंदोलन। युद्ध विरोधी शांति आंदोलन होने लगे थे युद्ध को कम करने के लिए। वैचारिक संघर्ष में शिथिलता। अब जो USA और USSR के बीच हुआ था, ये मुख्य रूप में तो विचारों के कारण ही हुआ था। तो वैचारिक संघर्ष में शिथिलता आने लगी थी, इसलिए तनाव शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हुई USA और USSR के बीच। गुट निरपेक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या था? अब गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है गुटों की राजनीति से दूर रहना। अब गुटों की राजनीति से, क्योंकि शीतयुद्ध तो ये ऐसी स्थिति जिसमें गुट बने हुए थे, अमेरिका गुट और सोवियत संघ गुट। तो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, जो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे जो नए स्वतंत्र हुए थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने कौन सी स्थिति उत्पन्न करी? गुट निरपेक्षता आंदोलन उन्होंने शुरू करा, जिसमें गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे। भारत का पहले तो बहुत महत्वपूर्ण रोल था गुट निरपेक्षता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू के संस्थापक बने। दूसरा, कर्नल नासिर जो मिस्र के थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशिया की डॉक्टर सुकार्नो, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, घना के वामे अनुकूलम, ये सब जो 5 देशों के 5 प्रमुख नेता या राष्ट्रपति थे, इन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन और स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये नव स्वतंत्र हुए थे और ये नहीं चाहते थे कि किसी भी गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता को छीना जाए या कम किया जाए। गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, और इसमें अलग अलग चीज़ों पर बातचीत हुई थी। गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता क्या थी, ये पेपरों में पूछा जाता है। तो विश्व शांति तथा अब जो गुट निरपेक्षता है उसकी प्रासंगिकता, अब तो शीतयुद्ध खत्म हो चुका है, तो अब जो गुट निरपेक्षता की नीति है अब भी मायने हमारे लिए रखती है, अब भी ये इसका अस्तित्व है कि नहीं, ये इसके लिए क्या प्रासंगिकता, ये पूछा जाता है पेपरों में। तो विश्व शांति तथा निःशस्त्रीकरण लागू करना, जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, जब शीतयुद्ध के दौरान जो आंदोलन हुआ था, इसमें विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था। तो ये आज भी स्थिति है कि हमें विश्व शांति को बढ़ावा देना चाहिए और निःशस्त्रीकरण को लागू करना चाहिए, इसलिए गुट निरपेक्षता भी प्रासंगिक है। दूसरे, NIEO को लागू करना। NIEO मतलब कि जो नव अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था को सही बनाना, उनको विकसित करना, इसलिए गुट निरपेक्षता भी प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान तथा अस्तित्व बनाना, जो नए नए स्वतंत्र देश होते हैं एशिया अफ्रीका के, या तो उनमें जो अपना अस्तित्व, जो आज इतना विकास कर रहे हैं देश, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इतने सारे देश हैं, तो उनके आगे अपना अस्तित्व बनाना, अपनी एक पहुँच बनाना, तो इसलिए गुट निरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है। गुट निरपेक्षता के दौरान भारत की भूमिका, ये पेपरों में पूछा जाता है बार बार। तो गुट निरपेक्षता के दौरान भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उसने गुट निरपेक्षता आंदोलन भी, उसका नेतृत्व भी किया था। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू जो बहुत प्रमुख माने जाता है गुट निरपेक्षता आंदोलन में। वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार, जो भारत दोनों किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, और वैश्विक जो भी समस्याएं थी, गरीबी, भुखमरी, मतलब जो भी समस्याएं थी उसके जब समय और अब भी, तो उन पर स्वतंत्र विचार लिखा था। महाशक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ तो उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, तो वो दोनों महाशक्तियों से एक अच्छे संबंध बनाता था।
उनसे उसके यूएसए और यूएसएसआर दोनों से बहुत अच्छे संबंध थे। क्षेत्रीय संगठन का निर्माण, जो भारत ने क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत की सीट्यूट के दम पर महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसको हम इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये रहे सीट्यूट के जो मुख्य बिंदु थे सीट्यूट के दौर के। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनी क्वायरी, एनी डाउट, आस्क कमेंट बॉक्स। थैंक यू।